तो ये अधिवेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं और हमारे संपादक दिनेश शर्मा भी हमारे साथ है। जयराम ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम जी, अगली आवाज दिनेश जी की होगी, उसी बीच में मेरा एक छोटा सा सवाल, हिमाचल किस तरीके की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है कोरोना के बीच में? हिमाचल बहुत बेहतर ढंग से सारी तैयारियों के साथ इस कोविड के संकट में कोविड से निपटने के लिए आगे बढ़ रहा है जी। चाहे वो बेड कैपेसिटी की बात है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, चाहे वो बेहतर ढंग से स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल में जो एडमिट लोग हैं कोविड पॉजिटिव उनको भी, और होम आइसोलेशन में कहीं भी कोविड का पेशेंट हो, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ हो, हम उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराने की स्थिति में हुए हैं, उसके एक अच्छा एक फीडबैक भी हमको प्राप्त हुआ है। और दूसरे सबसे बड़ी बात, दो चीजों को लेकर के मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि संक्रमण को रोकना जी। उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन हमको लगानी थी कर्फ्यू के रूप में वो हमने लगाई है और उसका एक असर दिखा। हम 40,000 के आंकड़ा पार कर गए थे एक्टिव केसेस का जी। वो आंकड़ा अब 14,000 के करीब पहुंचा है, तो बहुत बड़ी कमी उसमें आई है। और दूसरी बात, जो लोग संक्रमित हो गए उनका ठीक तरह से ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में हो, अगर होम आइसोलेशन में है तो हम उनकी चिंता करें। तो इन दोनों चीजों के लेकर के हमने बेहतर ढंग से अपना मैकेनिज्म डेवलप किया और बेहतर ढंग से हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। दुखद मृत्यु कुछ लोगों की जरूर हुई है, वो हमारे लिए पीड़ा का विषय है। लगभग अभी तक पूरे 1.5 साल के इस कार्यकाल में, इसमें कोरोना कार्यकाल, जो कोरोना का जो ये वक्त रहा, इस वक्त में लगभग 3,111 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जो हमारे लिए पीड़ा का विषय जरूर है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेहतर किया जा सकता था, बाकी प्रदेशों की तुलना में मैं कह सकता हूँ कि दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल में हमने बेहतर करने की कोशिश की है। ठीक है दिनेश जी। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि इट्स टू लेट टू लिटिल। देखिए, मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपनी एक भूमिका निभा रहा है और विपक्ष अपनी भूमिका इस तरह से निभा रहा है कि हम कोविड के दौरान कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ करने का उनका ना तो मन है ना कोई लक्ष्य है। जो कर सकते हैं खामियां गिनाते रहो और सरकार के खिलाफ बोलते रहो, व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहो, एक रस्म अदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए बुरा भी नहीं मान रहा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो हमारे विपक्ष में है और उनने अपनी भूमिका उस तरह से निभानी है, उस भूमिका को निभाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर ऐसे संकट के क्षण में, दुनिया का सबसे बड़ा संकट आज हमारे सामने इस कोविड की वजह से है, इस संकट के क्षण में वो गरीब आदमी के साथ होते, ऐसे कोविड के जो मरीज हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाते, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आते, तो मैं उनकी हर बात को सुनने के लिए तैयार था, उनकी सारी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था। लेकिन मात्र सोशल मीडिया में, अखबार में और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर देख करके एक रस्म अदा करके जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आने वाले समय में जब इतिहास में इस बात का जिक्र होगा कि जब कोविड का दौर आया था कौन सा दल क्या कर रहा था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो है वो जो लोगों के सामने होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही एक तरह से क्वारंटाइन में थी, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक तरह से आइसोलेशन में थी। कहीं भी इतने बड़े संकट के दौरान कहीं भी उसने जो है मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जी मुख्यमंत्री जी, हिमाचल जो है वो अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है कि परिस्थितियां जो है अब अनुकूल होती जा रही है, इसीलिए आपने जो फैसला लिया अनलॉक करने का और धीरे धीरे राज्य जो है अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए दिनेश जी, एक तो हमको मान करके चलना पड़ेगा कि कोविड के लिए हम बहुत लंबे समय तक हम ऐसी सिचुएशन रखें, कर्फ्यू में स्टेट को रखें, वो भी उचित नहीं होगा।
आखिरकार हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो भी चलनी चाहिए। हमारे व्यापारी लोग बहुत दिनों से इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि दुकानें अब खुलनी चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए खुले, लेकिन उसके बावजूद खुलनी चाहिए। ये सारी चीजों को हमको असेस करना पड़ेगा, लेकिन काफी तेजी से मामलों में गिरावट भी आई है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि 40,000 का आंकड़ा एक्टिव केसेस का जो पार हो चुका था वो 14,000 से नीचे आ गया है। ऐसी सूरत में सावधानी के साथ धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना होगा। एक मजदूर, एक गरीब आदमी जिसको इस कोविड के कारण बहुत बड़े कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा जीवन सरल हो जाए, चलने के लिए, काम करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, उस दृष्टि से कुछ अनलॉक के फेजेस में जाकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हमने जो है वो सरल करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता आज की तारीख में है जो हम कर रहे हैं। जी, अगर मुख्यमंत्री जी वैक्सीनेशन की बात की जाए तो क्या पर्याप्त है राज्य में वैक्सीनेशन, और तय समय सीमा के अंदर ये माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो डिले हो रही है 18 से 44 साल में, वो इस वजह से है कि कमी है वैक्सीनेशन में, इसको लेकर इसीलिए संशय बना हुआ है, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। लेकिन पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के सिलसिले में विपक्ष के लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया था कि भाजपा की है और भाजपा की वैक्सीन हम इसको नहीं लगाएंगे, हमें इस पर भरोसा नहीं है, ये टेस्टिंग के दौर में से नहीं गुजरी है, और बहुत सारी बातों को लेकर के समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज देखिए वही नेता जो वैक्सीन के बहुत बड़ा खिलाफ बोलते रहे, वैक्सीन के लिए कतार में खड़े होकर के जो अब वैक्सीन की डोज लगाने के लिए वहां पर पहुंचे, वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं, और वहां एक डोज लगने के बाद अगली डेट के लिए बोल रहे हैं कि अगली डोज जो है कितनी तारीख को लगेगी, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि अनावश्यक रूप से जो वैक्सीन का विरोध किया वो कितना महंगा पड़ा और कितना दुखदाई है वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते उनको इस प्रकार की भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जहां तक वैक्सीन के अभियान की हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, दिनेश जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में वैक्सीन का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम अगर किसी प्रदेश में चला है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में वैक्सीन में 33% से ज्यादा का हमारा जो लक्ष्य था उसको हमने हासिल कर लिया। 23 लाख से ज्यादा डोजेज अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोगों को लगा दिए हैं। 18 लाख से ऊपर लगभग 19 लाख के लगभग लोग उसमें कवर हो गए हैं, बाकी लोगों को सेकंड डोज उसमें लगी है। और दूसरा पार्ट एक और भी मैं कहना चाहूंगा वैक्सीन के सिलसिले में हिमाचल का जो बेहतरीन रहा है वो ये कि पूरे देश भर में सबसे कम जो वेस्टेज हुई है वैक्सीन की, उसमें हिमाचल प्रदेश उन 2-3 राज्यों में से एक है जहां सबसे कम जीरो वेस्टेज जिसको कह सकते हैं। आप कल्पना करिए कांग्रेस के शासन में जहां एक एक वैक्सीन के लिए आदमी तड़प रहा है, तरस रहा है, वहां हजारों की संख्या में वेस्टेज आई है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीन का अभियान हमारा बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। 18 से 44 साल की वैक्सीन का अभियान हमने अभी गियर अप करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज में हमको उसमें 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध हुई थी, और उसके बाद अभी इस महीने हमको जो ये वैक्सीन उपलब्ध होगी 1,77,000 जो है 1,77,000 डोजेज हमको उपलब्ध होंगी। और हमने इस बात के लिए जरूर आग्रह किया है कि हम चाहते हैं कि इस अभियान को तेजी दें, और उस दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको 5 लाख के लगभग वैक्सीन पर वीक जो है एक सप्ताह में मिले। अगर वो स्थिति आती है तो हम इसको और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। हम इस अभियान को पूरा करेंगे, और इस अभियान को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हमको पूरा सहयोग दे रही है, मदद कर रही है, जिसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि भारत के अंदर भारत के ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने के लिए जो है सफलता हासिल की। ये तभी संभव हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे साइंटिस्ट का हौसला अफजाई की, उनको उत्साह दिया, उनको सहयोग दिया, तभी संभव हो पाया। जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी सवाल ये उठ रहे हैं कि डिले इसलिए हुआ, समय सीमा जो है इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि
वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। और शॉर्टेज इसलिए है कि पहले जो है इस पर पॉलिसी नहीं निर्धारित की गई, बनाई गई। वैक्सीन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही कंपनीज को चिन्हित किया गया और इसी वजह से जो है ये डिले हुआ, कमी हुई और विदेशों में वैक्सीनेशन भेजी गई, बचाए इसके कि पहले सबसे पहले भारत के एक एक जन की वैक्सीनेशन होती, उनको दवाई मिलती। देखिए, मुझे लगता है कि एक दूसरे एस्पेक्ट को भी देखने की आवश्यकता है। जी, जब इतने बड़े संकट के दौर में से भारत गुजर रहा था और अभी तक भी कोविड की कोई इलाज की दवाई जिसको बोल सके मेडिसिन के रूप में, वो उस तरह से उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन एकमात्र माध्यम था। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्ट के समक्ष इस बात को रखा कि क्या इतने 135 करोड़ के भारत में ये संभव नहीं है, और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हमको काम करना चाहिए, हमें उसके सहयोग की आवश्यकता, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, आप आगे बढ़िए। और ये इतनी बड़ी गर्व की बात है कि भारत की ही कंपनियों ने, भारत के अंदर, भारत के ही साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन जो है बनाने में सफलता हासिल की, ये अपने आप में एक जो है एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे इसने ये करके दिखाया है। मुझे लगता है कि ये बड़ा गर्व का विषय होना चाहिए। और दूसरी जो जिसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जिक्र वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले उसके लिए वो गैप कम था, अब इसके लिए गैप बढ़ा दिया, मैं उस बारे में स्पष्ट, साइंटिफिक स्टडीज हैं उसके पीछे। और साइंटिफिक स्टडीज के बाद जो है, जो अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो चीजें सामने आई है कि गैप अगर इतना ज्यादा जो है, पहले 7 और 8 वीक का गैप था, अब उसके बाद कहा गया कि इसको 12 से 16 वीक भी किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो किया जा रहा है। इसके पीछे तो आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत बात कही जा रही है। इसके ये जो बात हो रही है कि समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि वैक्सीन कम है, आपको लगता है कि भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, जनता को? निश्चित रूप से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के लोग नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। ये सबसे बड़ी पूंजी है नरेंद्र मोदी जी की इस देश में कि इतने बड़े संकट के बावजूद अगर किसी एक व्यक्ति पर भरोसा है तो नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। ये देश का हर नागरिक इस बात के लिए जो है वो आगे बढ़ करके उत्साह के साथ कहता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो लोग इस बात का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक मुद्दा 7 साल नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के बतौर पर पिछले कल पूर्ण हुए हैं। 7 सालों में उनके पास एकमात्र मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के वो ज्यादा शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोविड का मैनेजमेंट। मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर आज की तारीख में कहीं कांग्रेस या ऐसी कोई दूसरा दल अगर सत्ता में होता तो मालूम नहीं क्या होता। ये श्रेय अगर पूरा जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है कि आज पीपी किट का निर्माण भारत के अंदर 15 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन रही है। जहां इस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, 50 वेंटिलेटर यहां नहीं थे, आज 700 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं। इस हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट था यहां पर आईजीएमसी शिमला में, उसकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड। और आज हिमाचल प्रदेश में 7 पीएसए प्लांट जो हम लगा चुके हैं, 2 का आज और हमने शिलान्यास कर दिया, हमने 9 ये हो गए, 12 पीएसए प्लांट और आ रहे हैं। और पिछले कल हमने जो है 2 ऑक्सीजन के प्लांट का इनॉग्रेशन, एक का फाउंडेशन स्टोन किया, एक का इनॉग्रेशन यहां पर किया शिमला में। ये भी मैं कहना चाहता हूं। और आज की तारीख में 25 मीट्रिक टन हमारी हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कांग्रेस के जमाने में कहां थी, जिस बात को मैं कहना नहीं चाह रहा हूं। 2200 डी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में हमारे पास उपलब्ध थे। आज हमारे पास 8000 से ज्यादा डी टाइप सिलेंडर हमारे पास मौजूद हैं और बी टाइप सिलेंडर के लगभग 3000 के लगभग हमारे पास बी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जो संख्या दर्जनों में हुआ करती थी, आज वो सैकड़ों में है। और हिमाचल प्रदेश में हमने बेड कैपेसिटी जाकर के 12 कोविड के लिए 1200 की बेड कैपेसिटी थी, आज उसको बढ़ा करके हमने 5000 के करीब पहुंचाया है। इसलिए वो हमको इस बात को मत समझाएं कि हमने कुछ नहीं किया है।
ठीक है, ये जी। संकट बड़ा था और उनको इसलिए बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनके दौरान इस तरह का संकट आया नहीं। वो तो सहज रूप में सत्ता का आनंद लेते रहे, जब भी उनको सत्ता को हासिल करने का मौका मिला ऐसा संकट नहीं आया। ये मानव का बनाया हुआ या हमारे हिमाचल का मेरा बनाया या मोदी जी का बनाया हुआ संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है इस प्रकार का, जिस बात को उनको समझना चाहिए। हिमाचल में पहाड़ी दुर्गम वो तमाम तरह की चीजें जैसी कि वहां पर है उत्तराखंड में, वो सब कुछ यहां पर भी, लेकिन उस तरीके से स्थिति खराब नहीं हुई। बहुत कुछ संभाला, लेकिन फिर भी नुकसान तो हुआ ही, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से सेकेंड वेव आएगी और इतना कहर बर पाएगी। अब थर्ड फेज की भी तैयारी हमें करनी है इस तरीके से कि जो नुकसान हुआ वो नुकसान दोहराया ना जाए। उस पर रोड मैप क्या है आप लोगों का? देखिए, जहां तक तैयारियों की अगर बात कहें तो मैं कह रहा हूं कि सेकंड फेज की भी हमारी तैयारियां बहुत ठीक प्रकार से थी, कहीं इस प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन इतना जरूर है कि ये वायरस अपना स्ट्रेन बदल करके आएगा, जिसमें संक्रमण भी बहुत तेजी से होगा और संक्रमण के साथ साथ में ये इतना घातक होगा कि मनुष्य को जो है वो इसको झेलना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में उनकी मृत्यु जो है वो बड़ी संख्या में होगी। ये हमने कल्पना ज्यादा नहीं की थी, क्योंकि पहली बार का अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में अगर वेंटिलेटर्स का अगर हम नंबर देखते हैं, जब हिमाचल में पीक आया था नवंबर दिसंबर में, तो 12, 15, 18 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त काम पर नहीं थे। काम पर यानी कि जरूरत नहीं पड़ी उस सारी चीज की थी। लेकिन अब की बार वेंटिलेटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ी, ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ी। ये दो चीजें मैं अलग से इसलिए कह रहा हूं कि ये जिस वेरिएंट जो है वो जिस तरह से आया, इसने थोड़ा हैरान किया और पूरी दुनिया को किया, हमको ही नहीं पूरी दुनिया को किया है, इस बात को समझना चाहिए। जहां तक रहती है बात तीसरी वेव की, हम उसके लिए तैयार हैं। अब ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी और स्वाभाविक रूप से वो और भी ज्यादा हमारे लिए, क्योंकि बड़ा आदमी सहन करने की क्षमता भी रखता है और कहाँ उसकी क्या परिस्थिति है उसको बोलने की क्षमता भी वो बोलता भी है और उसके मुताबिक सारी चीजों को ये भी कर लेता है, एक्सप्रेस भी करने की स्थिति में होता है। लेकिन बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगी, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी तैयारियां उस दृष्टि से हैं। हमने मीटिंग जो है वो एक उच्च स्तरीय बैठक की है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। पहले हमने कहा कि आप आकलन करो और उसके बाद सेकंड फेज की मीटिंग हम स्वयं कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश में कहां किस किस जगह हम जो है छोटे बच्चों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, उनको मीट आउट करने के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। अगर उनको वेंटिलेटर देना है, जो वर्तमान में वेंटिलेटर है उस वेंटिलेटर से वो हट करके होगा, इक्विपमेंट में बहुत बड़ा उसमें अंतर होगा और वो सारी चीजें कहाँ से प्रोक्योर होंगी और वो हमको प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस हमको शुरू करके रखनी चाहिए। और उसके बाद उनके ट्रीटमेंट के लिए और कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो मेडिकल की हमारी जो टीम जो है वो बता करके हमको गाइड कर सकती है, बता सकती है, जानकारी दे सकती है कि ये चीजें जरूरी है, वो भी हमने लिस्ट आउट की है कुछ चीजें। तो उस तरह से हमारी तैयारियां हैं। मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से तैयारियां हैं, लेकिन ये कहना बहुत कठिन है कि अगला दौर, अगर अगला फेज अगर कोविड का फिर से आता है, थर्ड फेज का जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत सरल नहीं, ये कठिन काम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो भी परिस्थिति होगी हम उसका सामना करेंगे, मजबूती के साथ सामना करेंगे और निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि हर एक व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित हो उसका हम ठीक तरह से ट्रीटमेंट करें, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बुजुर्ग है। बहुत व्यवहारिक बात सर आपने कही है कि क्या होने वाला है हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए जो मोटी मोटी हमारी तैयारियां हो सकती हैं और जो सेकेंड वेव में हमें सीख मिली है उसके आधार पर हम आगे के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं, ताकि किसी को ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से, अन्य उपकरणों की वजह से या फिर दवाइयों की वजह से नुकसान ना झेलना पड़े। सवाल अब यहां पर यह भी है कि एक तरफ हम थर्ड वेव की बात करते हैं, बहुत सारी आशंकाएं उन तमाम सवालों से पैदा होती हैं जो कि अलग अलग पार्टियों के नेता कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र भी इसके पहले कर रहे थे कि भ्रम फैलाया गया। वो चाहे ओवैसी हो, वो चाहे किसान आंदोलन का मौजूदा दौर में नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत हो,
अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो बीजेपी की वैक्सीन तक बता दिया। ये ऐसी चीजें हैं जो एक आम आदमी सोचता है कि आखिर क्यों हो रही, और फिर इसका कहीं ना कहीं नुकसान एक आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। ठीक कहा आपने कि इस प्रकार से कोई आदमी अगर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है और उस तरह से राजनीतिक मकसद के साथ अपनी बात कहने की कोशिश करता है और जो समाज को भ्रमित करने में प्रयास करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज से पहले हमने देखा विपक्ष के लोगों ने यही किया। जब पूरे देश भर में इस वैक्सीन की तैयारी चल रही थी, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए कि इसकी जो है वो साइंटिफिक स्टडीज अभी तक नहीं हो पाई है, और ये कहा गया कि इसको लगाने से नुकसान होगा। कुछ लोगों ने कहा ये बीजेपी की है, जैसे आपने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन आखिरकार आज जब इस दौर में से हम गुजर रहे हैं तो आवश्यकता किस चीज की महसूस की जा रही है। सभी जगह बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। अरे आप तो विरोध कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम इसका बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, इससे मालूम नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, क्या हालात बनेंगे, इससे पता नहीं, इसकी जो है वो इसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आज कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी क्यों? आज महसूस हो रहा है कि यही एकमात्र रास्ता है, यही एक मात्र माध्यम है जो इस कोविड के संकट से आदमी को बचा सकता है, उसकी जान को बचा सकता है। इतना तो मान गए ना वो लोग, इतना तो उनको मानना पड़ेगा। तभी जाकर के आज जाकर के विपक्ष के लोग भी कतार में खड़े होकर के वहां पर वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं। वैक्सीन लगाने के साथ पूछ रहे हैं कि अगली वैक्सीन कब लगनी है। आज भी आंकड़े पे इस तरह से बातें कहने की कोशिश कर दी कि पहले इतने हफ्ते के लिए कहा, अब इतने हफ्ते के लिए। ये सारे प्रश्न मुझे लगता है कि इनका कोई आज की तारीख में औचित्य ही नहीं है। औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीतिक मकसद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। औचित्य इस बात पर होना चाहिए कि क्या वैक्सीन लगने के बाद हम लोगों का जीवन बचाने में सफल हुए हैं। और इसका उत्तर अगर हमसे पूछें, लोगों से पूछें, तो प्रश्न का उत्तर है हाँ, वैक्सीन एकमात्र रास्ता है लोगों के जीवन को इस संकट में बचाने का। इसका कोई जवाब नहीं उनके पास, और जवाब देने की परिस्थिति में नहीं है। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि वो विषय इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन पहले कहते रहे कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अब कह रहे हैं कि वैक्सीन जहां हम बैठे धरने पर वहां पर आकर के वैक्सीन लगाओ। इसलिए हास्यास्पद स्थिति हो गई है विपक्ष के लोगों की। उनको मुद्दा चाहिए था मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए, मुद्दा चाहिए उनको गाली देने के लिए, कोसने के लिए। उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ऐसे संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिस मजबूती के साथ वो खड़े होकर के देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। सब बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने मकसद पर खड़े होकर के जो है मजबूती के साथ खड़े होकर के इस भारत को कोविड के संकट से बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। जयराम ठाकुर साहब, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में सुझाव दिए थे, सरकार ने नहीं माना। हमने उसके बाद भी सुझाव दिए थे, सरकार ने नहीं माना। उनका कहना था कि अगर वो सुझाव आप लोगों ने मान लिए होते तो आज स्थिति बिल्कुल विपरीत होती। मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन से सुझाव दिए थे, 1 या 10, जरा हमें भी बताइए, हम भी मुख्यमंत्री से पूछेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि वो कौन से सुझाव थे जो आप लोगों ने नहीं माना, उनका एक कहना है। देखिए, ऐसा कई बार बड़ा चित्र लगता है। सुझाव किसी का हो, ईमानदारी से हो, उसका अभिनंदन है, स्वागत है। उन्होंने औपचारिकता की, सुझाव से ज्यादा औपचारिकता की। ये करो, वो करो, आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसी 20 तरह 10 तरह की बातें उन्हें कह करके जो अपनी राजनीति की जो एक आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने की कोशिश की। और मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो सुझाव दिए हमने वहीं तक नहीं, उससे ज्यादा बढ़ करके जो है हमने काम किया। बेड कैपेसिटी हमने बढ़ाई, 1200 की बेड कैपेसिटी कोविड पेशेंट के लिए हमारे पास उपलब्ध थी, 5000 से ऊपर किया उसको जी। ऑक्सीजन का एक प्लांट था, इसमें इतने 50 साल तक सत्ता में रहे। आज 7 प्लांट हमने ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट शुरू कर दिए, और उसके बाद 12 के लगभग प्लांट्स हमारे ऑक्सीजन के और आने वाले हैं।
जो उनने बातें, जो उनने कल्पना की, उससे हमने कई गुना ज्यादा किया है। उन्होंने कहा कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जो है वो चलती रहनी चाहिए, वो बाधित नहीं होनी चाहिए। हमने उनकी बात को सुना भी, माना भी, थोड़ी देर के लिए हमने सोचा था। लेकिन जब संकट ज्यादा आ गया, जब संकट बढ़ गया, कोविड के पेशेंट का नंबर ज्यादा बढ़ने लगा, तो आखिरकार हमको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिल्कुल। उनका सुझाव इस बात को लेकर के था कि शादियों में जो है बड़ी संख्या में लोग नहीं आए। तो हमने कहा कि हमने कौन सा कहा कि शादियों में बड़ी संख्या में लोग आने चाहिए। हमने तो संख्या निर्धारित की 50 के बाद उसको किया 20 के बाद फिर हमने कहा कि शादियां बिल्कुल छोटी करिए, परिवार के बीच में करिए। कोई अगर आयोजन करते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। की हमने कार्रवाई, और क्या कर सकते थे हम, जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था वो किया है। इकोनॉमी की सर्वाइवल वो भी इंपॉर्टेंट है। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी को परेशानी न हो, उन बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन अपनी बात वो सिर्फ इसलिए एक रस्म के नाते पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। उनको स्वीकार करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम यही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को गाली दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, इसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमने 2 गाड़ियों में 2 करोड़ का सामान भेजा। कहां गया वो सामान? क्या संभव है कि 2 गाड़ियों में 2 करोड़ का सामान आ सकता है? पिछली बार इन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में 12 करोड़ रुपए के पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और ये सारी चीजें हमने बांटी हैं। और कांग्रेस का नेता हम ढूंढते रहे, दूरबीन से ढूंढते रहे, कोई लोगों के बीच में जाकर के कहीं काम कर रहा है, कहीं काम नहीं किया। फर्जी बिल बना करके केंद्र सरकार, अब अपनी कांग्रेस की केंद्र के नेतृत्व से अपना बिल मांगा। अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ते ये लोग। आप कल्पना करो, ये देश का सौभाग्य है, इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर ऐसे लोगों की सत्ता होती, देश को लूट डालते आज की तारीख में, और प्रदेश को भी लूट डालते। इसलिए इनको कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं। जब आप कर ही कुछ नहीं सकते, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ गाली देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी बात मुझे लगता है पूरा देश, पूरा प्रदेश सुनता जरूर होगा, लेकिन मानता कतई नहीं है, सिरे से खारिज करता है। आज भी देश में अगर किसी नेता की बात को सुनने के बाद मानते हैं, वो नाम है नरेंद्र भाई मोदी। जयराम जी, राजनीति होती रहेगी, राजनीति करने वालों का यह अधिकार भी होता है, लोकतंत्र में आजादी होती है, लेकिन मर्यादित हो वो बेहतर है। अब सवाल यह है कि उस जीवन को बचाने की लड़ाई तो हम सब लड़ रहे हैं, दुनिया लड़ रही है। उस बीच में आगे का जीवन, आगे की व्यवस्था कैसी रहेगी, जो शिक्षा तंत्र है, जो बाकी तंत्र है, रोजगार का विषय है, सारी चीजें, उस पर भी हमें अपनी तरफ से कवायद करनी है। शिक्षा को लेकर एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि इंतजार में हैं कि परीक्षा हम कब दें। सरकार के लिए चुनौती है क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं। विपक्ष ने कहा कि वैक्सीन लगाइए तब परीक्षा के बारे में सोचिए। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की परीक्षा के लिए, 12वीं की परीक्षा के लिए सुझाव भी मांगा है। हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से बात रखी, उसके साथ दिल्ली सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम तो नहीं चाहते परीक्षा। महाराष्ट्र ने भी अपनी बात रखी। हिमाचल का क्या रुख है, आप लोग खुद इस पर क्या सोच रहे हैं? और साथ में हिमाचल जो बोर्ड है उसकी जो परीक्षाएं होनी है उसके बारे में क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत बड़ी तरह से प्रभावित हुआ है। बच्चे खासतौर से जो कैरियर स्टेज पे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कैरियर स्टेज पर, जिन्होंने बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है प्रेपरेशन करके जो है उन्हें एग्जाम देना था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो गए। कुछ जगह एग्जाम हुए लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन नहीं हुआ क्योंकि बीच में सारी स्टडीज उनकी डिसरप्ट हो गई, क्योंकि कोचिंग क्लासेस वो अटेंड नहीं कर सकते हैं, स्कूल में जा नहीं सकते हैं, क्लासेस में जा नहीं सकते। इस कारण से बहुत बड़ी दिक्कत आई है। और जो परिस्थितियां दूसरे प्रदेशों की, वही परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की है। ऑनलाइन स्टडीज को जितना हम प्रमोट कर सकते थे, व्यवस्थित कर सकते थे, उसके लिए हमने सरकार की ओर से कोशिश की है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको इस बात को मान के चलना पड़ेगा, वर्चुअल और एक्चुअल में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल।
सामने क्लासरूम में पढ़ाई करना, और जब टीचर सामने खड़े होकर के उनको पढ़ाते हैं तो आई कांटेक्ट उस वक्त होता है, बच्चे में सीरियसनेस होती है, सीरियसनेस के साथ साथ में कंसंट्रेशन होती है, और बहुत सारी बातों को लेकर के वो जो है बेहतर ढंग से वहां पर उसमें समझ सकता है, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वर्चुअल जो जिस प्रकार से वो वर्चुअली कनेक्ट होकर के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो उस वक्त उस तरह की परिस्थिति, वो काम तो कर रहा है, काम कर रहा है, वो अपने काम का डिस्पोजल तो कर रहा है, वो जो टीचर कर रहा है, और बच्चा जो है पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेवल उसमें अटेन नहीं किया जा सकता, अचीव नहीं किया जा सकता। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। जहां तक स्कूल के बच्चों की बात, अभी हमने फिलहाल 5 तारीख तक हमने निर्णय लिया है कि कोविड के मामले और कम हो जाते हैं तो उसके बाद हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। जहां तक बोर्ड के एग्जाम की बात है, हमारा मत है, हमने थोड़ा लोगों से भी राय लेने के लिए हमने डिपार्टमेंट को भी कहा है, बच्चों के पेरेंट्स को भी कहा है, जो फीडबैक आपका है हम तक पहुंचे। तो अभी तक हम उसमें +2 के जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो तो मुझे लगता है कि होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। और जो प्लान करने की जो बात है उसके लिए स्ट्रेटजी किस प्रकार से होगी, सोशल कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो एग्जाम किस प्रकार से किए जा सकते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को भी कहा है, और डिपार्टमेंट के साथ साथ में और शिक्षा मंत्री जी भी सारी बात की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका कुछ एक जो फॉर्मल जो एक उसका एक तरीका जो है उसका जो है हमारे सामने आकर के आएगा, और उसके बाद हम उसकी जानकारी डिटेल में देंगे। क्योंकि अभी हम सारी चीजों को लेकर के अब यही कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीका क्या हो सकता है, क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे इतना जरूर कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर सचमुच में प्रभावित हुई है, पेरेंट्स वो भी चिंतित हैं, बच्चों के कैरियर जो है वो संकट में पड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बहुत बड़ी इस उम्मीद के साथ कि दौर समाप्त हो, बच्चे भी पढ़ाई करें और बाकी काम करने वाले काम करें, और उस तरह से सबका जीवन जो है वो एक अच्छी तरह से आगे बसर हो, ये हमारी कोशिश है। जी जयराम जी, टूरिज्म को अगर हम देखें तो हिमाचल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला साल पूरी तरह से बर्बाद चला गया। टूरिस्ट सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? उससे रोजगार के अवसर भी निकलते हैं, हिमाचल के लोगों को मौका मिलता है। टूरिस्ट जो यहाँ पर आना चाहते हैं, भविष्य में वो अगर आए, किस तरीके से उनके लिए हिमाचल को खोला जाएगा, क्या प्लानिंग उसकी कर रहे हैं? देखिए, जहां तक टूरिज्म हिमाचल से सीधा जुड़ा हुआ, हिमाचल टूरिज्म, दोनों चीज इस तरह से जुड़ी हुई है जिनको अलग किया नहीं जा सकता है। इंटरनेशनली हमारा हिमाचल जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते जाना जाता है कि अलग पहचान हमारे हिमाचल प्रदेश की है। और उस दृष्टि से पिछली बार भी हमारा कोविड के कारण टूरिज्म का हमारा सीजन जो है, टूरिस्ट सीजन बर्बाद हुआ है, बहुत प्रभावित हुआ। अब की बार बहुत बड़ी उम्मीद थी, और हम इस बात को देख रहे हैं कि मार्च से पहले ये सेकंड वेव आने से पहले बड़ी संख्या में हमारा रिज का मैदान भरा पड़ा था टूरिस्ट से। मनाली की जो हमारी माल रोड जो है, वो शिमला की माल रोड, मनाली की माल रोड, धर्मशाला, सब जगह टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ रुझान कर चुका था, अपना रुख कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में हम चिंतित तो हैं, क्योंकि हिमाचल में टूरिज्म आय का एक बहुत बड़ा एक साधन है। हिमाचल में टूरिज्म एक रोजगार देने का एक बहुत बड़ा एक साधन है, एक माध्यम है। वो दोनों चीजें प्रभावित हुई हैं। लेकिन जैसे ही ये कोविड का संकट समाप्त होता है, थोड़ी स्थिति ऐसी बन जाए ताकि हिमाचल में टूरिस्ट आ सके, हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आए, यहाँ बसे, यहाँ रहे, यहाँ आनंद करे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमने टूरिज्म से जुड़े हुए सभी मित्रों को कहा है कि एसओपी का पालन हम जरूर करेंगे, जो एसओपी हम जारी करेंगे कोविड का। लेकिन फिर भी उसके बावजूद टूरिस्ट को जिस तरह से हिमाचल में आकर के आने के लिए, घूमने के लिए जो इजाजत होगी, उसमें किसी प्रकार से सरकार की ओर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जो कि विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया, आम जनता का भी वो सवाल है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर खुद भी विचार कर रही होगी। आप लोग भी बहुत ही माइन्यूट लेवल पे इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। बिजली पानी का बिल माफ करना, आर्थिक जो नुकसान हुआ है लोगों को सहायता देना, केंद्र की तरफ से भी दी जा रही है, राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है,
बहुत सारे परिवार में बच्चे रह गए, उन्होंने अपने बड़ों को खो दिया, माता पिता को खो दिया है। इसको लेकर आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एक उम्मीद है आम जनता में अपने मुख्यमंत्री से। अभी हमने इस बात को लेकर के बड़ा फोकस किया है कि पहली प्राथमिकता लोगों को संक्रमण से कैसे बचाए, संक्रमण को रोकना एक प्राथमिकता। संक्रमित हुए लोगों का उनका जीवन कैसे हम सुरक्षित करें, उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो, होम आइसोलेशन में है चाहे हॉस्पिटल में है, उनके बेहतरीन ढंग से इलाज हो ताकि उनके जीवन को हम बचा सके। ये हमारी प्राथमिकता आज की तारीख में। उसके बाद जहां मदद के लिए हमारे सामने बहुत सारे सेक्शन से प्रस्ताव आए हैं कि हमारी मदद ऐसे करो, हमारी मदद वैसे करो। हम करने की मंशा रखते हैं, जरूर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को भी हमको स्वीकार करना होगा कि साधन उस तरह के कि हमारे पास उपलब्ध होते तो हम उससे ज्यादा बढ़कर के जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा मदद करने के लिए हमारी मंशा है, इच्छा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस स्तर तक हम शायद भले नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी मदद करने का रास्ता कुछ न कुछ जरूर ढूंढेंगे। अब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का जीवन चला गया, कमाने वाला परिवार में जो था वही चला गया, बच्चे हमारे अनाथ हो गए, ऐसे भी कई जगह हुए, हमने हिमाचल प्रदेश में देखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारी सरकार के केंद्र में 7 साल के कार्यकाल पिछले दिन पूरा हुआ, केंद्र से एक ऐसे बच्चों के लिए जो कोविड के कारण जो अनाथ हो गए, उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि उन बच्चों के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी पढ़ाई की चिंता करेंगे, उनके इलाज की चिंता करेंगे। 10 लाख का कॉर्पस फंड जो है उनके लिए बनाया जाएगा ताकि उनके भविष्य की जो है वो चिंता जो है दूर हो सके, उसमें हम मदद कर सके। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ऐसे अनाथ बच्चों के लिए हमने भी एक अपनी स्कीम घोषणा की है, योजना घोषित की है पिछले कल, जिसमें 2000 प्लस 1500 रुपए मिलाकर के लगभग 3500 रुपए हम उन बच्चों को देंगे जो बच्चे अपने माता पिता खो गए हैं इस संकट के कारण। और इसके अतिरिक्त और भी ऐसे बच्चे जो है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी योजना है, उनमें बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन जिस योजना के माध्यम से जिन जिन लोगों को, कोविड प्रभावित लोगों को हम लाभान्वित कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, वो मदद की मंशा हमारी सदैव रहेगी और उसमें हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। फिलहाल हम अभी तक ज्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं कि कोविड के इस दौर को पार करें। जयराम जी, जैसा आपने कहा कि फोकस पॉइंट सरकार का क्या है, लेकिन साथ में जो सेकंड बैकअप लाइन है हमारी, जो प्लानिंग है, उस पर भी आप विचार कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ऐलान किए गए हैं, राहत दी गई है, राज्य भी इस पर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर एक और सवाल, एक तस्वीर निकल कर आई कांगड़ा से ही, सरायतिला पंचायत है शायद, कि वैक्सीन करने जो टीम पहुंची वहां पर दुर्गम पहाड़ी इलाका, और वहां पर जेसीबी का उनको सहारा लेना पड़ा एक बुजुर्ग महिला को नीचे लाने के लिए। बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं जो कि असमर्थ हैं, अक्षम हैं शारीरिक तौर पर, कि उनको उनके घर तक भी वैक्सीन की व्यवस्था की जाए, कम से कम पहाड़ी दुर्गम इलाकों में। क्या इस पर भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं या इस पर कदम आप लोगों ने उठा लिया है? निश्चित रूप से जो वैक्सीन का एक हमारे सामने एक ध्यान में आया है एक वीडियो, जिसमें जो जेसीबी के ऊपर बैठ करके वो वैक्सीनेशन के लिए उस गांव में पहुंचते हैं, गांव में बुजुर्ग को वहां पर वैक्सीन करते हैं, जो आदमी वैक्सीन सेंटर तक पहुंच नहीं सकते थे। वो काम उनने किया है, अपने जीवन को संकट में डाल करके किया है, और फिर भी उसके बावजूद मैं उनको साधुवाद देता हूं। और हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है कि हम वैक्सीन में बेहतरीन करें और बेहतरीन करें। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आज ही हम आदरणीय हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जो हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। वो भी हमको इस बात के लिए बधाई दे रहे थे कि हिमाचल ने वैक्सीन के मामले में बहुत बेहतरीन काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है, ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सेवा ही संगठन का एक कार्यक्रम चला करके पूरे देश भर में हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम लगाया। ब्लड डोनेशन करने का निर्णय पिछले कल किया, हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में ब्लड डोनेशन हुआ। कांग्रेस तो कहीं दिखी नहीं। हमने और बढ़ करके बहुत सारे जो है, हमने होम आइसोलेशन किट जो है वो भेजी है। हमारे लोग जाकर के, हमारे विधायक चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के घर घर में उस होम आइसोलेशन किट को उस मरीज को दे रहे हैं जो कोविड से प्रभावित हुआ है। ऐसे हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जितना भी संभव हो सकता है। लेकिन जहां आपने ये वैक्सीन को लेकर के कहा, हम
प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी आदमी कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो सड़क के करीब हो, चाहे वो सड़क से बहुत दूर हो, चाहे वहां गाड़ी जाती हो, चाहे गाड़ी नहीं जाती हो, हम आने वाले समय में ऐसी कोशिश करेंगे कोई भी आदमी वैक्सीन के बिना हिमाचल प्रदेश में नहीं रहे। इस स्थिति को हम हासिल करने के लिए आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। अभी हम इस फेज में भी आगे हैं। मैंने कहा जिस प्रकार से हिमाचल पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर के आगे है, और जो वेस्टेज को लेकर के भी मैं कह सकता हूं कि पूरे देश भर में सबसे कम वेस्टेज में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है जयराम जी, आखिरी सवाल। सरकारें अपना काम करती हैं, प्राइवेट संस्थान अपना काम करते हैं, मीडिया भी अपनी तरफ से ना सिर्फ खबरों को प्रसारित करना, जानकारी सरकार तक पहुंचाना, बल्कि उसके साथ साथ सरोकार के काम भी करता है। हमारा जो इंडिया न्यूज परिवार है, ITV जो फाउंडेशन है, वो 2 मुहिम लगातार चला रहा। एक, गरीब परिवार तक दवाइयां पहुंच जाएं, उनके लिए जो भी जरूरी सामान है वो पहुंच जाए, उसके लिए बकायदा लोगों से हमने आग्रह भी किया है, वो दवाइयां हम कलेक्ट करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। दूसरा कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चल रही हैं, हम OPD के जरिए डॉक्टरों से सीधा संवाद दर्शकों का कराते हैं, शिकायत दूर करते हैं। और बड़ा कॉमन एक उसमें निकल कर आता है दर्शकों का सवाल कि पहली डोज ये वाली ली है तो दूसरी कौन सी लेनी है, और वैक्सीन लेंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो वो जिम्मेदारी भी ITV फाउंडेशन निभा रहा है, क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं इंडियन न्यूज की सारी टीम को, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत मेहनत करके इस प्रकार से ठीक जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं देख रहा हूं इन दिनों में कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के भ्रामक खबरें जो है लोगों के बीच में फैलाई जाती हैं। उसके क्लियर करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। उसमें आप हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये नहीं, ये सही है, ये गलत है। ये बात बहुत जरूरी है इस संकट के क्षण में, क्योंकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और सही तरीके से उनको गाइड करना। और उसके बाद दूसरा, आप जो मदद कर रहे हैं, ऐसे जो संक्रमित हुए लोग हैं उनको भी आप मदद कर रहे हैं। जहां मेडिसिन की जरूरत है, जहां जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को उपलब्ध कराने में सहयोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे काम जिस प्रकार से आप कर रहे हैं तो इससे आपकी विश्वसनीयता और भी मजबूत होगी समाज के बीच में, लोगों के बीच में। और उसके साथ साथ इस संकट के क्षण में आप जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं उसको भी लोग सदैव याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया ITV फाउंडेशन की सराहना करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक लंबी चर्चा करने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए और समझाने के लिए कि हाँ सरकार क्या कर रही है, और सरकार को अगर सुझाव मिलता है तो उस पर विचार वो क्या कर रही है। लेकिन विचार सिर्फ उन सुझावों पर नहीं हो सकता जो कि ये कहकर दिए जाएं कि नहीं इसकी गारंटी हमें चाहिए। कोरोना काल में जीवन की गारंटी नहीं है। विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबको मिलकर काम करना होगा, और उसके बीच में समाज को भी समझना होगा कि सरकारों के लिए भी चुनौती है। हां, अगर कमियां हैं तो बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और फिर उसका जवाब भी उत्तर के तौर पर आना चाहिए, और सिर्फ जवाब नहीं आना चाहिए, उस समस्या का निवारण होना चाहिए। नमस्कार।